हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। दोस्तों, हर दिन की तरह मैं आ गया हूँ एक बार फिर से आपके लिए एक अनोखी स्टोरी लेकर। तो स्टोरी वो राजस्थान के गांव की स्टोरी है जिसका नाम सीतापुर था। तो इस गांव में एक फैमिली रहती थी जिसमें 4 मेंबर थे। उन मेंबर में एक रमेश नाम का व्यक्ति था और उसकी एक पत्नी थी मधु, और उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा विशाल और छोटा बेटा था रोहित। तो जो बड़ा बेटा था विशाल वो 9th क्लास में पढ़ता था और जो छोटा बेटा था वो 5th क्लास में पढ़ता था। रमेश जो था मज़दूरी करके अपने घर का पालन-पोषण करता था। लेकिन रमेश को एक बुरी आदत थी, वो ड्रिंक वगैरह भी करता था। तो इस कुछ दिन से रमेश की जो ड्रिंक करने की आदत थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। रमेश जो है हर रात को ड्रिंक करके आता था और रात को काफ़ी लेट आता था। तो एक दिन अचानक से क्या हुआ कि रमेश काफ़ी देर हो चुकी थी रात को और रमेश अपने घर नहीं आया हुआ था। तो जो घर के लोग होते हैं, उसका बेटे और उसकी पत्नी उसका वेट कर रहे होते हैं। सोच रहे होते हैं कि काफ़ी देर हो गई अभी आए नहीं वो। तो रमेश की पत्नी होती है वो अपने बेटे को भेजती है, बड़े बेटे को भेजती है विशाल को कि जाकर देखो अभी तक तुम्हारे पापा नहीं आए हैं, कहाँ पे हैं जाकर देखो। तो जो विशाल होता है वो अपने पापा को देखने के लिए जाता है। तो वो देखता है कि उसके जो पापा हैं वो एक अपने दोस्तों के साथ पेड़ के नीचे बैठकर रात को अभी ड्रिंक कर रहे हैं, मतलब शराब पी रहे होते हैं। तो जो विशाल होता है भागता हुआ आता है अपने घर और अपनी मम्मी से बताता है कि पापा जो हैं अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहे हैं अभी भी। तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से होती हैं उसकी मम्मी। वो कहती हैं घर में बच्चे इतने बड़े-बड़े हो गए हैं लेकिन ये अब भी सुधर नहीं रहे हैं। तो जो उसकी मम्मी होती है मधु, वो कहती है कि अपने बेटे को कि तुम सब दोनों यहीं घर में रहो, मैं अभी आ रही हूँ उनको लेकर। मधु जो होती है अपने पति को लाने के लिए जाती है। तो वहाँ पे जाती है तो वो देखती है कि अपने दोस्तों के साथ तो उसका पति ड्रिंक कर रहा होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा उस पे गुस्सा होती है और उसके दोस्तों के सामने उसे काफ़ी कुछ सुना देती है और उसको रास्ते में भी सुनाते हुए, मतलब बिगड़ते हुए लेकर आती है घर पे। घर पे रमेश आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अपनी पत्नी पे, यानी मधु के ऊपर। वो कहता है तुम पागल औरत हो, तुम मेरे दोस्तों के सामने तुम मेरी बेइज्जती कर रही थी, ऐसे वैसे मतलब कहने लगता है। तो उन दोनों के बीच क्या होता है कि थोड़ी बहस हो जाती है और जो बहस जो है बहस बढ़ते-बढ़ते काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो रमेश होता है अपनी पत्नी मधु को हाथ से धक्का देता है। दीवार से टकराने के बाद मधु की वहीं पे डेथ हो जाती है। जब ये सारी बात गाँव वालों को पता चलती है तो गाँव में पुलिस आ जाती है। उसके बाद रमेश को पकड़ कर पुलिस वाले ले जाते हैं और उसे उम्र कैद की सज़ा होती है। और जो दोनों बेटे होते हैं उसके विशाल और रोहित, तो ये दोनों राजस्थान से बाहर या उसके कोई रिलेशन वाले रहते थे तो उनके यहाँ पर रहने के लिए चले जाते हैं। तो धीरे-धीरे काफ़ी साल बीत चुके थे। अब जो उसके दोनों बेटे थे काफ़ी बड़े हो चुके थे। वो लोग एक बड़े आईटी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं और एक अच्छी खासी सैलरी पे वो लोग काम कर रहे होते हैं। उनकी लाइफ मतलब सेट होती है अब, क्योंकि अब उन लोग की लाइफ में पैसे की वगैरह की दिक्कत नहीं होती है। और जो विशाल होता है वो अब शादी भी कर लिया है। जो लड़की होती है उसी के कंपनी में उसके साथ काम कर रही होती है। तो उसी के साथ विशाल को प्यार हो जाता है, उसके बाद वो लोग शादी कर लेते हैं। तो ऐसे ही एक दिन जो रोहित होता है विशाल से कहता है कि यार, हमारा जो घर है राजस्थान में वो अब काफ़ी पुराना पड़ा हुआ है, वहीं पे क्यों ना हम उस घर को बेच दें और बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उससे यहाँ पर हम लोग अपना एक घर खरीद सकते हैं। तो विशाल कहता है ठीक है, अच्छा आइडिया है। तो अगले दिन क्या होता है कि वो लोग अपने कंपनी से 15 दिन की छुट्टी लेते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग जाएंगे घर को बेचकर। अब जब वापस तभी आएंगे जब वो लोग घर बेच लेंगे। तो वो लोग अपने पुराने वाले घर पे जाने का डिसाइड करते हैं। तो जो उसकी पत्नी होती है रिया, विशाल की जो पत्नी है, तो वो रिया नाम उसका। तो रिया भी वहाँ उनके साथ जाने के लिए जिद करने लगती है। वो कहती है कि शादी के बाद अभी तक हम लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं, मैं आपके साथ चलूँगी। तो वो कहता है ठीक है चलो। तो तीनों लोग मिलकर साथ में अपने उसी घर में आते हैं। जब वो लोग अपने घर में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि घर पूरा तरह मतलब धूल मिट्टी से भरा पड़ा है, मकड़ी की झाले से पूरा मतलब खंडर जैसा दिख रहा है। तो सब लोग मिलकर पूरे घर को साफ़ सफाई करते हैं, घर को अच्छे से साफ़ करते हैं। उसके बाद रात हो जाती है तो वो लोग रात को उसी घर में रहते हैं, अपना रात बिताते हैं। अगले दिन सुबह क्या होता है कि वो तीनों लोग ब्रोकर के साथ वो तीनों लोग ब्रोकर से मिलने के लिए चले जाते हैं। जिससे घर वो बेचना था तो वो ब्रोकर से मिलेंगे तभी ऐसा होगा, तो इसलिए ब्रोकर से मिलने के लिए चले जाते हैं। तो ब्रोकर से मिलने के जाने के दौरान जो रिया होती है वो विशाल से पूछ रही होती है कि ये तुम्हारा ही घर है, तुमने कभी मुझे बताया नहीं, बताओ कितने दिन से तुम्हारा घर है, क्या तुम बचपन में यहीं रहे हो? जो भी चीज़ें घर से रिलेटेड वो पूछ रही होती है। उसे जानने की इच्छा होती है घर के बारे में। जो विशाल होता है और रोहित होता है तो वो लोग उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और वो लोग उतना ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहते उस घर के बारे में उसको। वो लोग ब्रोकर के पास पहुँचते हैं, अपना पेपर्स वगैरह सब जो है उसके बारे में बातचीत करते हैं और उसके बाद वापस घर पे आते हैं। वो लोग खाना बाहर ही खा लिए होते हैं, उसके बाद अपने घर में सोने के लिए चले जाते हैं। तो जब लोग सारे लोग सो रहे होते हैं तो जो रिया होती है उसे कोई आवाज़ सुनाई देता है, जैसा लगता है कोई उसे बुला रहा है, मतलब किसी बुलाने की आवाज़ किसी के।
तो रिया काफ़ी ज़्यादा थक गई होती है, तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर देती है और सो जाती है। अगले दिन से फिर से रिया का वही पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो फिर से विशाल से पूछने लगती है कि ये घर किसका है, या घर आप ही का है, कितने दिन से है, और आप ये बचपन में ही रहते थे, या वगैरह वगैरह की चीज़ें। तो विशाल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो रिया को तेज़ी से डांट देता है, जिसके बाद रिया गुस्सा होकर छत पे चली जाती है। काफ़ी देर के बाद विशाल जो है रिया को लेने के लिए जाता है छत पे, तो और उसे समझा बुझाकर किसी तरह रूम में लाता है। तो जब विशाल रिया को छत से नीचे ला रहा होता है, तो वो देखता है कि रिया के बालों से एक अजीब सी स्मेल आ रही है, कोई चमेली के तेल की जैसे, मतलब चमेली के तेल की जैसा खुशबू आ रही है उसके बालों से। ये चमेली के तेल की खुशबू सुनकर विशाल को अपनी माँ की याद आ जाती है, क्योंकि विशाल की माँ जो होती थी वो भी अपने बालों में चमेली का ही तेल लगाती थी। इसकी वजह से विशाल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद सारे लोग सोने चले जाते हैं। तो जब सारे लोग सो जाते हैं, रिया अपने कमरे में सो जाती है, तो विशाल उठकर किसी दूसरे कमरे में चला जाता है। ये वही कमरा होता है जिसमें उसकी मम्मी पापा रहते थे। ये उसकी माँ की कमरा होता है। विशाल उस कमरे में जाकर बैठ जाता है और रोने लग जाता है। उसी कमरे में उसकी माँ की एक तस्वीर होती है, जिसे लेकर विशाल अपने सीने से लगाकर बैठकर रो रहा होता है। तभी उसको अचानक से रोहित के बुलाने की आवाज़ सुनाई देती है। जब रोहित आकर देखता है तो विशाल उसी कमरे में बैठकर रो रहा होता है। तो वो पूछता है कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो विशाल कहता है कि कुछ नहीं यार, माँ की याद आ गई थी। तो इसके बाद वो दोनों लोग काफ़ी देर तक उस कमरे में बैठे होते हैं। इसके बाद दोनों लोग सोने के लिए अपने कमरे में चले आते हैं। तो जब विशाल अपने कमरे में एंटर करता है, तो वो देखता है कि जो रिया वहाँ पर नहीं होती। विशाल काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो रोहित से पूछता है, और उसके बाद रोहित और विकास दोनों मिलकर उस रिया को ढूंढने लगते हैं। रिया उनको घर में नहीं मिलती, तो वो बाहर ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तो वापस फिर विशाल जो अपने कमरे में आता है, तो जब कमरे में देखता है तो रिया बेड पे सो रही होती है। तो विशाल रिया को जगाता है और पूछता है, तुम कहाँ चली गई थी, हम लोग कितना परेशान हो रहे थे, तुमको ढूंढ रहे थे। तो रिया बताती है कि मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो अपने कमरे में ही सो रही थी, और मैं बाहर क्यों जाऊँगी। तो विशाल और रोहित दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसके बाद रात काफ़ी ज़्यादा हो गई होती है, तो फिर वो दोनों लोग सोने के लिए चले जाते हैं। तो फिर अगले दिन सुबह क्या होता है कि जो ब्रोकर होता है कस्टमर को लेकर आता है, मतलब घर खरीदने के लिए। तो विशाल और अजय और जो ब्रोकर वगैरह सब लोग साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं अपना पेपर्स वगैरह पे साइन करने के लिए। उसके बाद जो रिया होती है चाय लेकर आ रही होती है उनको देने के लिए। तो रिया जैसे ही चाय लेकर आ रही थी, तो उसका पैर पता नहीं जैसे भी फंस गया या क्या हुआ, तो वो जो सारा का सारा चाय होता है वो उस पेपर पे गिर जाता है पूरा का पूरा, और पेपर पूरा ख़राब हो जाता है। तो जो विशाल होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है रिया के ऊपर। वो कहता है, कैसे चल रही हो, ढंग से नहीं चल सकती हो, देख कर नहीं चल सकती हो, पूरा पेपर्स ख़राब हो गया है, ऐसे वैसे। रिया जो है सारे लोगों से माफ़ी मांगती है। वो कहती है ये मेरी ही गलती थी। उसके बाद वहाँ से चली जाती है। विशाल ने रिया को ज़्यादा ही डांट दिया था, जिसकी वजह से वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। जब ये लोग ब्रोकर वगैरह सब लोग चले जाते हैं, तो विशाल वापस अपने कमरे में आता है। रिया को फिर से डांटता है कि तुम कैसे चल रही थी, तुमको दिखाई नहीं दे रहा था, सारा पेपर्स ख़राब हो गया, ऐसे वैसे। तो इसके वजह से रिया गुस्सा होकर बाहर चली जाती है। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। इसके बाद विशाल और रोहित सोने के लिए चले जाते हैं। तो जब रोहित सो रहा होता है, तो वो एक चीज़ नोटिस करता है कि रात के टाइम पे उसे ऐसा लग रहा था कि जो रिया होती है वो किसी से बात कर रही है। तो फिर जब अगले दिन सुबह रोहित जो होता है वो रिया से पूछता है कि भाभी आप कल रात को किसी से बात कर रही थी, आपकी बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो रिया जो कहती है कि नहीं, मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी, हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो, तो छोड़ो सब, ये चाय पियो तुम। तो उसके बाद वो अपना चाय पीने लगता है। उसके बाद विशाल आता है और रिया से किसी बात पे फिर से बहस हो जाती है, और रिया को फिर से वो विशाल डांट देता है। तो रिया फिर से गुस्सा हो जाती है और फिर चली जाती है। इसके बाद विशाल कुछ ब्रोकर्स के साथ कुछ काम रह गया होता है, तो उससे बात करने के लिए बाहर चला जाता है। तो जब 2-3 घंटे बाद विशाल वापस अपने घर आता है, शाम हो गई होती है। जब विशाल अपने कमरे में एंटर करता है, तो वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि रिया, जिसे साड़ी नहीं पहनना आता, वो साड़ी पहने हुए खड़ी है उसके सामने। उसके बाल खुले हुए हैं, और उसके बाल से काफ़ी ज़्यादा चमेली के तेल की खुशबू आ रही होती है। और रिया, जिसको कभी बंगाली बोलनी नहीं आती थी, वो बंगाली बोल रही है। रिया काफ़ी गुस्से में बंगाली में बोल रही है, आज के बाद तुमने कभी मुझे दोबारा मारा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रिया का बोलने का ये टोन बिल्कुल ही डिफरेंट था। ऐसा लग रहा था कि ये रिया नहीं, उसकी मम्मी बोल रही हो। ये उसका बिहेवियर, उसका वो जो बॉडी का स्टाइल, हर चीज़, हर एक मोमेंट उसकी मम्मी जैसी लग रही थी। वो बोलती है कि तुमने मेरे बहू को क्यों मारा, क्या तू भी अपने बाप के जैसा हो गया है, तू भी इसे मारना चाहता है। विशाल ये सब देखकर हैरान हो जाता है, और वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये रिया नहीं, उसकी मम्मी है, और काफ़ी तेज़ी से रोने लगता है। विशाल अपनी माँ के साथ जो सारी बातें कर रहा था, ये रोहित भी सुन रहा होता है, और भागते हुए उस कमरे में आता है। जब वो देखता है तो कमरे में उसकी माँ खड़ी होती है, और विशाल काफ़ी तेज़ी से रो रहा होता है। उसकी माँ कहती है कि आज के बाद तुम मेरी बहू को कभी नहीं मारोगे, इनफैक्ट मेरी बहू को क्या, किसी भी लड़की को नहीं मारोगे।
तुम्हें अपने बाप की तरह नहीं बनना है। इसके बाद वो दोनों लोग रिया के साथ या फिर यूं कहें अपनी माँ के साथ उस कमरे में काफी देर तक बैठे होते हैं। इसके बाद रिया बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और रोहित तुरंत पानी लाता है और उसके ऊपर छिड़कता है। इसके बाद रिया को होश आता है। रिया बताती है उस दिन विशाल से गुस्सा होने के बाद छत पे चली गई थी। जब रिया छत पे गई थी तो उसे एक काली परछाई दिखती है। परछाई रिया को इस घर की सारी बातें बताती है और वो बताती है कि वह काली परछाई विशाल की माँ थी, जो रिया से कहती है कि मैं तुम्हारे शरीर में घुसना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, बस अपने बच्चों से मिलकर चली जाऊँगी। इसके बाद रिया बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। अगले दिन से विशाल और रोहित को कई खुशखबरी मिलती है। उन घर जो होता है काफ़ी अच्छे रेट पर बिक गया होता है और जो रिया होती है वो प्रेग्नेंट होती है। जब ये बात विशाल को पता चलती है तो विशाल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और रोहित, विशाल और रिया तीनों लोग अपने गांव के उस मंदिर में जाते हैं जहां पर वे बचपन में अपनी माँ के साथ जाया करते थे। जब वो लोग मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के पुजारी उन लोगों को बताते हैं कि तुम्हारी माँ फिर से तुम्हारे घर आने वाली हैं, तुम्हारी बेटी के रूप में। और ऐसा ही होता है। कुछ महीनों के बाद रिया को एक बेटी जन्म होती है। वे लोग रिया की उस बेटी का नाम अपनी माँ के नाम पर रखते हैं, जिसका नाम मधु था। दोस्तों, ये स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर राघव ने भेजी थी, जो कि राजस्थान के सीतापुर गांव के ही रहने वाले थे। वो बताते कि ये जो स्टोरी है उनकी दादी ने उन्हें बताया था। तो थैंक यू वेरी मच राघव यह स्टोरी हमें भेजने के लिए। और अगर आप लोगों में से भी आपके पास कोई स्टोरी है और आप हमें भेजना चाहते हैं तो आप अपनी स्टोरी हमारे जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये थी राघव की स्टोरी। यह स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप में से जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हर एक नई स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।